Hello dear student, this is DN sir and welcome to our channel Learn Bio with DN sir. दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था what is photophosphorylation and its requirement. And in this video lecture we have to discuss about the types of photophosphorylation. So there are two types of photophosphorylation dear student. Number one, cyclic photophosphorylation and number two, non-cyclic photophosphorylation. अब cyclic photophosphorylation में क्या होता है देखो यहां पे there is a formation of ATP due to the cyclic traveling of electron. देखो यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब क्लोरोफिल जो रिएक्शन सेंटर होता है फोटो सिस्टम में वहां से जब निकलता है तो साइक्लिक मैनर में ट्रांसफर होता है और फिर से रिवर्स बैक आता है टू द रिएक्शन सेंटर. तो ये जो पाथ होता है डियर स्टूडेंट इसको कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और इसी वजह से जब एटीपी बनता है दैट इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. देखो कितना सिंपल है. अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूं. देखो मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर. अब ये प्रोसेस आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है. तो ये देखो पहले स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के अंदर आपको पता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड्स होते हैं, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स. तो स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स में ये देखो यहां पे मैंने एक थैलाकॉइड दिखाया है. ये उसकी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और जो इंटरनल स्पेस है वो है थैलाकॉइड स्पेस और थैलाकॉइड ल्यूमन. क्लियर. कंपोनेंट्स में अब अगर हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर देखते हैं तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पे देखो एक फोटो सिस्टम है. इस फोटो सिस्टम को हम कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट. क्लियर. और इस फोटो सिस्टम में जो रिएक्शन सेंटर है वो बनता है स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से जिसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है 700 नैनोमीटर. क्लियर. उसी फोटो सिस्टम के साथ उसी मेम्ब्रेन के ऊपर ये देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है आयरन सल्फर कंटेनिंग FRS substance, that is a ferridoxin reducing substance. That is the first electron acceptor of PS first. Whereas then after FRS there is FD. Look at ferridoxin, iron containing pigment होता है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर. उसके बाद अगर हम देखेंगे तो साइटोक्रोम B6 दिख रहा है आपको. यस. साइटोक्रोम B6 के बाद प्लास्टोक्यूनोन दिख रहा है. प्लास्टोक्यूनोन के बाद साइटोक्रोम F और उसी के पास होता है प्लास्टोसाइनिन. यहां पे प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है. और ध्यान में रहे दोस्तों प्लास्टोक्यूनोन और प्लास्टोसाइनिन ये दोनों भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं. यहां पे प्लास्टोक्यूनोन प्रोटॉन को भी कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन को भी कैरी करता है. क्लियर. यस. नेक्स्ट. अब ये हो गए कंपोनेंट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के. इसी मेम्ब्रेन के ऊपर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये देखो नीचे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है मेम्ब्रेन के ऊपर दैट इज एटीपी सिंथेज. उसको कहते हैं एटीपी सिंथेज. इस एटीपी सिंथेज में दो कंपोनेंट होते हैं. एक कंपोनेंट होता है CF0 जो इम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज CF1 पार्टिकल. और यही वो पार्टिकल है जिसके ऊपर एटीपी बनता है दोस्तों. तो टुगेदर दीज टू कंपोनेंट्स कॉल्ड एज एटीपी सिंथेज. क्लियर. क्लियर डियर स्टूडेंट. समझ में आ रही बात. बहुत ही सिंपल है. तो ये हो गए कंपोनेंट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो मैकेनिज्म है मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूं. देखो होता क्या है, जब भी फोटो सिस्टम के ऊपर फोटोन ऑफ लाइट स्ट्राइक होती है उसी वक्त वो उसमें जो क्लोरोफिल ए है उसका फोटो एक्साइटेशन होता है और इलेक्ट्रॉन वहां से एक्सपेल होने के बाद
वो चला जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देखो यहां पे FES कॉम्प्लेक्स। उसके बाद FD के पास, FD से आगे साइटोक्रोम B6 के पास, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, देन साइटोक्रोम F, देन प्लास्टोसाइनिन एंड अगेन रिवर्ट बैक टू द फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो हो गया साइक्लिक। अब आप सोचेंगे कि एटीपी कहां बन गया यहां पे, तो एटीपी कैसे बनता है वो देखो मैं बताता हूं। ये जो प्लास्टोक्विनोन नाम का बंदा होता है, ये क्या करता है देखो, ये इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसी वक्त जो प्रोटॉन होता है स्ट्रोमा के अंदर, उसको भी रिसीव करके थैलाकॉइड ल्यूमन में ढकेल देता है। चल भाई अंदर जा। तो प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ उसी वक्त लिया जाता है जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम F की तरफ चला जाता है। क्लियर? ध्यान में रहे दोस्तों कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हो रहा है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका जो एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है फॉर द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द थैलाकॉइड ल्यूमन। और ऐसे चालू रहती है प्रोसेस। ये देखो कंप्लीट जर्नी शुरू है इलेक्ट्रॉन की, और इसी जर्नी के वक्त प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ आ रहे हैं। अब इसे होता क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपन, देयर इज accumulation ऑफ प्रोटॉन विद इन द थैलाकॉइड ल्यूमन एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ द प्रोटॉन। और यही प्रोटॉन का ग्रेडियंट अब ब्रेक करना जरूरी होता है। तो ये प्रोटॉन अब ल्यूमन से बाहर आने की कोशिश करेंगे, और इन्हें कौन लाएगा बाहर, तो इन्हें लाएगा एटीपी सिंथेज का चैनल। देखो ये प्रोटॉन ऐसे बाहर चलते हैं, आगे बाहर। ये प्रोटॉन जब ऐसे बाहर आते हैं दोस्तों, तो इसी प्रोटॉन मोटिव फोर्स का इस्तेमाल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एटीपी सिंथेज का जो CF1 पार्टिकल है वो ADP प्लस IP को कंबाइन करता है विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी एंड मेक ATP। कितना सिंपल है। और प्रोटॉन अंदर से बाहर आ रहे हैं। क्लियर? जब 2 प्रोटॉन ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ आएंगे तो एक ATP बनेगा। समझ में आई साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म। अब ऐसा ही मैकेनिज्म है नॉन साइक्लिक का। लेकिन नॉन साइक्लिक क्या होता है देखो पहले। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखो इलेक्ट्रॉन तो एक्सपेल हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो एक्सपेल हुआ है वो फिर से वापस नहीं आया, वो चला गया फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अगर कंपोनेंट देखेंगे दोस्तों, तो देखो मेरे पीछे ये स्ट्रोमा में ये थैलाकॉइड में ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड स्पेस। फिर से एक बार यहां पे एटीपी सिंथेज CF1 CF0 पार्टिकल। उसके बाद अब यहां पे डिफरेंस है दोस्तों, यहां पे 2 फोटोसिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक फोटोसिस्टम सेकेंड और एक फोटोसिस्टम फर्स्ट। देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फोटोसिस्टम इन अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो यहां पे ये पहला PS सेकेंड है जिसका रिएक्शन सेंटर है 618 नैनोमीटर, और दूसरा जो फोटोसिस्टम है वो है PS फर्स्ट जिसका रिएक्शन सेंटर है 700 नैनोमीटर। देखो यहां पे दिख रहा है। अब इन दोनों सिस्टम का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। PS सेकंड का अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम देखेंगे तो देखो यहां पे मेम्ब्रेन के ऊपर अगर देखेंगे तो देखो पहला है PS सेकंड का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के बाद जो है वो है प्लास्टोक्विनोन के बाद जो है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है प्लास्टोसाइनिन। क्लियर? ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ PS सेकंड। और इनकी जो अरेंजमेंट होती है ना दोस्तों, वो भी उनका जो पोटेंशियल होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल, उसके आधार पर होता है। अगर हम देखेंगे तो प्लास्टोसाइनिन का रिडॉक्स पोटेंशियल बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू फियोफाइटिन। क्लियर? यस। नेक्स्ट अगर PS फर्स्ट की बात करेंगे तो PS फर्स्ट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है वो है FES सब्सटेंस, देन FD दैट इज अ फेरिडॉक्सिन, और उसके बाद होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है FNR दैट इज अ फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, जो कि NADP का रिडक्शन करने के लिए हेल्प करता है, जो स्ट्रोमा की तरफ थोड़ा सा अटैच होता है।
क्लियर। तो ये हो गए कंपोनेंट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए। अब मैकेनिज्म में देखो क्या होता है नॉन साइक्लिक के। इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट से एट अ टाइम एक्सपेल होगा ड्यू टू द फोटो एक्साइटेशन। देखो यहां पे, और फोटोसिस्टम सेकंड से वो इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले फियोफाइटिन के पास, देखो जा रहा है, उसके बाद जाएगा प्लास्टोक्यूनोन के पास, उसके बाद साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, देन प्लास्टोसाइनिन एंड इनटू द PS फर्स्ट। और PS फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हुआ है वो जाएगा आयरन सल्फर FRS में, देन FD, एंड फाइनली उसे एक्सेप्ट किया जाएगा NADP की तरफ से टू फॉर्म NADP माइनस। सिंपल है। तो मुझे यह बताओ, जो इलेक्ट्रॉन दोनों सिस्टम से एक्सपेल हुआ है क्या वो वापस आया है? नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन आप पूछेंगे सर अभी तो एटीपी नहीं बना, इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे कहेंगे? तो चलो मैं बताता हूं मैकेनिज्म। देखो अब इलेक्ट्रॉन जब यहां से पास होता है टूवर्ड द PS फर्स्ट, तो उसी वक्त दोस्तों क्या होता है, देयर इज अगेन पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द थैलाकॉइड ल्यूमन। और ये पंपिंग कौन करता है? सेम, दैट इज प्लास्टोक्यूनोन। देखो यहां पे प्लास्टोक्यूनोन का यहां पे रिडक्शन होता है और बनता है प्लास्टोक्यूनॉल, दैट इज PQH2। वही प्रोटॉन ल्यूमन में देने के बाद फिर से PQ बनता है, मतलब प्लास्टोक्यूनोन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कंटिन्यूस चालू रहता है प्लास्टोक्यूनोन का, और उसी वक्त प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमन में चले आते हैं। क्लियर पॉइंट। दूसरी बात, फोटोसिस्टम फर्स्ट है उसको जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो मिल रहा है फोटोसिस्टम सेकंड से। लेकिन मजे की बात यह है कि फोटोसिस्टम सेकंड अब फिर से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से लेगी? क्वेश्चन तो है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब आएगा वाटर से। कहां से आएगा? वाटर से। देखो कैसे, वाटर का होगा फोटोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। फोटोलाइसिस के लिए यहां पे दैट इज वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, और उसको हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, देखो यहां पे मैंने दिखाया है OEC, दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इसमें ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं अलॉन्ग विद सम कोफैक्टर, दैट इज मैंगनीज, कैल्शियम एंड क्लोराइड। और ये अलॉन्ग विद फोटोसिस्टम सेकंड ब्राउट अबाउट द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होने के बाद रिलीज होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन फिर से फोटोसिस्टम सेकंड के पास चला जाएगा और फिर से फोटो एक्साइटेशन के बाद फिर से जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो PS सेकंड का इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट के पास जा रहा है और PS फर्स्ट का NADP के पास जा रहा है कि नहीं? और PS सेकंड ये इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है? वाटर से, आफ्टर फोटोलाइसिस। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपन, देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ल्यूमन के अंदर बढ़ने के कई सारे रीजंस हैं। उसमें पहला रीजन है जो प्लास्टोक्यूनोन स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ प्रोटॉन को पंप कर रहा है, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रिलीज प्रोटॉन, ये हो गया दूसरा रीजन। और तीसरा रीजन जो है, जो स्ट्रोमा में प्रोटॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम कर रही है, दैट इज NADP। NADP उस प्रोटॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है आफ्टर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। अब ग्रेडियंट, अब होता क्या है देखो, प्लास्टोक्यूनोन कंटिन्यूअसली प्रोटॉन को पंप कर रहा है इनसाइड द ल्यूमन, उसी वक्त फोटोलाइसिस हो रहा है तो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमन के अंदर बढ़ रहा है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक करना जरूरी है और यही प्रोटॉन ATP सिंथेज के चैनल से अब बाहर जाने को रेडी है, और जैसे ही ये बाहर निकलते हैं वैसे ही बनता है ATP। हो गया फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये प्रोटॉन जब बाहर आएंगे तो जाएंगे फिर से NADP के पास और बनाएंगे NADPH2, दैट इज द रिड्यूसिंग पावर। तो एक तरफ ATP भी बन गया और NADPH2 भी बन गया, समझ में आया? और वाटर का यूटिलाइजेशन हुआ। मैंने आपसे कहा था कि लाइट रिएक्शन में वाटर का इस्तेमाल होता है और ATP और NADPH2 बनते हैं, तो बन गए ATP प्लस NADPH2। डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है मैकेनिज्म, very simple. Clear dear student how ATPs are produced due to the non-cyclic flow of electron
ये मैंने आपको यहां पे दिखाया है। जब टू प्रोटॉन्स ट्रैवल होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू एटीपी सिंथेस तो एक एटीपी बनता है। तो आया समझ में दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये जो प्रोटॉन ल्यूमन से बाहर जा रहे स्ट्रोमा में और एटीपी बन रहा है, इसी प्रोसेस को डॉक्टर पीटर मिशेल नाम के साइंटिस्ट ने 1961 में नाम दिया था केमी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का माइग्रेशन होता है। इसमें क्या हो रहा है, यहां पे केमिकल प्रोटॉन का माइग्रेशन हो रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन और बन गया एटीपी। इसी को कहते हैं केमियोस्मोसिस। डॉक्टर पीटर मिशेल ये भी बताते हैं कि सेम प्रिंसिपल सेम प्रोसेस ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस। फर्क सिर्फ इतना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी है मिलती है वो सबस्ट्रेट से ऑब्टेन की जाती है, दैट इज ग्लूकोज। देखो यहां पे मैं दिखाता हूं माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एटीपी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके ऊपर का मैं कट करता हूं सेक्शन। अंदर गए तो क्रेब साइकिल पता है आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑपरेट होती है। क्रेब साइकिल का रिजल्ट होता है NADPH2 FADH2 बनता है, रिड्यूसिंग पावर। उनका टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस 4-5 कॉम्प्लेक्स। लुक एट दैट 5th कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेस। जब ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोटॉन फिर से पंप किए जाते हैं इनसाइड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और वही प्रोटॉन जब एक्युमुलेट होते हैं तो ग्रेडियंट बनता है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट होता है वो ब्रेक करना जरूरी होता है। वो इधर आते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू फॉर्म एटीपी, बन गया एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी केमियोस्मोसिस होता है, ऐसा डॉक्टर पीटर मिशेल ने बताया था। देखो कितना सिंपल है दोस्तों। अगर हम नॉन साइक्लिक और साइक्लिक का अगर कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का, तो क्या डिफरेंसेस होंगे देखो यहां पे। पहले साइक्लिक देन नॉन साइक्लिक। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी प्रोड्यूस्ड होता है ड्यू टू द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यू टू जेड स्कीम और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, बराबर। दूसरी बात, there is an involvement of only photosystem first in cyclic electron transport, whereas there is a involvement of both photosystem PS first and PS second in non-cyclic photophosphorylation. There is a no use of water and there is a no release of oxygen in cyclic photophosphorylation, but if you look at toward the non-cyclic, there is a use of water, means photolysis of water, and oxygen is evolved. Clear? Very good. Cyclic photophosphorylation में सिर्फ ATP बनते हैं. There is a formation of only ATP. But in a non-cyclic photophosphorylation, there is formation of ATP as well as NADPH2. That is together called assimilatory power. क्लियर डियर स्टूडेंट। तो ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है ये कंटिन्यूअसली क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं दोस्तों इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए इनको कहते हैं लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में मैंने आपसे कहा था वाटर का यूटिलाइजेशन होता है और ATP NADPH2 बनता है, तो बन गया। और इसी ATP और NADPH2 की मदद से अब प्लांट CO2 का रिडक्शन करेगा और शुगर बनाएगा ड्यूरिंग डार्क फेज, दैट इज मोस्टली कैल्विन साइकिल। और उसी डार्क फेज के बारे में और कैल्विन साइकिल के बारे में मैं अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करने वाला हूं। तो मैं ऐसी आशा करता हूं दोस्तों कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।